विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में पहले अध्याय में है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं तो सभी बच्चे जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, इसे हम लोग कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक की सभी धनात्मक 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, या इसी को हम बोल सकते हैं होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर लें, तो ऐसी स्थिति में जो संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं, इधर अनंत तक की जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, वो हमको क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब बात करते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो पूरे अंक की होती हैं, अर्थात जिसमें दशमलव नहीं होता, वो संख्या कहलाती है पूर्णांक। जिसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं, जिसमें शून्य भी सम्मिलित है। जैसे अगर हम कहें कि ऋण 1 इधर हो जाए, ऋण 2, ऋण 1, 0, और इधर हो जाए 1, 2, इधर डॉट 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 धन अनंत तक, यानी धन ऋण अनंत से धन अनंत तक की संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि 1.2 क्या पूर्णांक संख्या है, तो नहीं है। यानी दशमलव प्रकार की जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। तब हम ये जानते हैं कि ये वास्तव में दशमलव प्रसार की जो संख्याएं हैं वो कहलाती क्या है। दशमलव प्रसार की जो संख्याएं हैं वो कहलाती क्या हैं। जैसे हम अगर लिखे हैं 1.5 या 0.5 हम लिखे हुए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, या इसी को हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या, यानी जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन नीचे वाला 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यानी अगर 1/0 है तो ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0/1 है या 0 बस लिखा है तो वो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 बस लिखा है तो 2/1 के रूप में लिखा है। इसका मतलब ये है कि सभी पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं भी हैं। और दशमलव प्रसार की संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हमको ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या के अलावा एक और संख्या होती है परिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और Q बराबर नहीं 0। तो ऐसे स्थिति में ये जो दशमलव प्रसार की संख्याएं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये दशमलव प्रसार की संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। मूलतः दशमलव प्रसार की संख्याएं शांत और अशांत होती हैं। शांत दशमलव प्रसार की संख्या, दूसरा है अशांत। अब शांत तो मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, एक निश्चित समय के बाद शांत हो, तो ऐसी दशमलव प्रसार, जैसे अगर हम कहें इसके लिए 1.2, तो 0.2 के बाद आगे नहीं है। अशांत में जैसे अगर कह दें 1.333333 लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी प्रसार की संख्या अशांत कहलाती है। अशांत में भी 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं? अशांत होती हैं। अशांत का मतलब क्या होता है कि
इनका जो दशमलव प्रसार है बढ़ता जाता है, लेकिन इनमें जो आवर्ती प्रकार की संख्या है, एक ही संख्या का या एक ही क्रम के बाद संख्याओं का दोहराव होगा, जैसे 1.33 या कह दें 1.121, 121, है ना। ऐसी जो संख्याएं हैं, यानी इसमें 121 का दोहराव हो रहा है, 121, 12, इसमें 3 का दोहराव हो रहा है ना। तो ऐसी जो संख्याएं हैं अशांत आवर्ती प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं। अब दूसरी होती है अशांत में अशांत अनावर्ती, माने संख्याएं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होता है, लेकिन आवर्ती नहीं होता, अनावर्ती होता। जैसे 1.234, 1, 3, 2, 1, 6, 2, 3, 1, 4, 5, और ये लगातार आती भी जाती हैं, यानी एक निश्चित क्रम के बाद एक निश्चित संख्याओं के जो क्रम है या जो संख्याओं के स्थान में संख्याओं का बार बार दोहराव नहीं हो रहा है, बार बार दोहराव नहीं होगा। जैसे 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4 आए, ऐसे भी हो सकता है 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 1, फिर से वही आना स्टार्ट करे। तो ऐसी जो दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं वो आवर्ती होती है, लेकिन इसमें एक निश्चित क्रम के बाद भी संख्याओं का दोहराव नहीं हो रहा है, इसलिए अशांत अनावर्ती प्रकार की संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, ऐसा कहा जाता है कि पाई को 22/7 रूप में लिखा जा सकता है, फिर भी यह अपरिमेय है। क्यों? उसका कारण है इसका दशमलव प्रसार। 22/7 लिख सकते हैं पाई को, इसका मतलब 3.14, फिर और मैंने एक आती जाती हैं, और इसमें निश्चित क्रम के बाद संख्याओं का दोहराव नहीं होता है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5, √2, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं या कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है, ऐसी जो संख्याएं हैं जैसे √7 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, तो ये जो संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है, ऐसी जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा कि संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हैं उसके अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं। सभी संख्याओं में जैसे पूर्ण, प्राकृतिक और पूर्णांक, अपरिमेय वश को छोड़कर। तो अगर हम कहें कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर दशमलव प्रसार से है, यानी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो इस प्रकार से दशमलव प्रकार की जो संख्याएं हैं, है ना, उनको उनके गुण के आधार पर उसे परिमेय तथा अपरिमेय में बताया जा सकता है। तो अगर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें तो उनसे जो संख्या बनती है वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या हमारी कहलाती है वास्तविक संख्या है। इसी को रियल नंबर कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रकार की जो गणना में उपयोग होने वाली संख्याएं हैं सम्मिलित होती हैं। अब बात करते हैं संबंधित प्रमेयिका की, जिन्होंने प्रमेय 1.1 दिया है, उनका यूक्लिड नाम था, और ये जो उन्हीं के नाम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी गई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो भागफल धन शेषफल भी होता है। तो
अगर हम कहें कि इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर विद्यमान है तो ऐसी दो और संख्याएं विद्यमान होंगी, पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q धन r। अगर हम a को क्या माने, भाज्य माने, अगर और b को हम क्या माने, भागफल माने, ठीक है, भागफल, b को भागफल माने, और q को हम क्या माने, भाजक माने, और r को शेषफल मांगे, तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो हमको एक व्यंजक मिल रहा है ये वाला, तो ये अगर हम कहें कि भाज्य बराबर भाजक, ये भाज्य है, भाजक गुणे भागफल, भाजक ये है, भागफल और शेषफल, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि जो शेषफल है वो हमेशा क्या होता है, भाजक से क्या होता है, हमेशा जो है b से क्या होता है, भाजक हम मान लें इसको, अगर मान लेते हैं b जो है भाजक है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो है भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा अथवा 0 के बराबर होता है। यानी जब पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो क्या होगा, उस स्थिति में शेषफल 0 होगा। यानी हम अगर कहें कि ये a और b दो दिए हैं, अगर मान लेते हैं a बराबर हमारा 2 है, a बराबर 2 है और हमारा जो b है वो कितना है, 1 है, यानी भाजक 1 है, तो 1 एकम 1 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। यानी ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अगर 1 से भाग करते हैं तो ऐसी स्थिति में शेषफल 1 आता है, ठीक है। तो यानी एक के लिए, एक संख्या के लिए ये लागू नहीं हो रहा है। हम एक दुख के 2 भी कर सकते थे ना, दुख के 2, तो इसमें शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि 1 का अगर पहाड़ा करेंगे तो एक दुख के 2 के एक माने हमको ऐसा 1 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 आ जाए, भाग का ये नियम है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो शेषफल मिल रहा है हमको, शेषफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको, शेषफल मिल रहा है 0 के बराबर मिल रहा है। अगर मान लेते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं, अगर यह हमारे पास 3 होता अगर, और हम 2 से विभाजित करना चाह रहे होते, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं क्या स्थिति उत्पन्न होती है। ये 3 है, अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 1 कम 2 और शेषफल कितना आ जाएगा, 1। यानी जो हमारा, ये हमारा भाज्य है, यह हमारा भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये a है, ये b है, और ये तुम्हारा q है, और ये r है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे कि जो हमारा a है, a और b दिए हैं, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि 3 में 2 का भाग, तो निश्चित रूप से हमारा जो भागफल और शेषफल भी निश्चित रूप से होंगे। तो यही कह रहा है कि a और b दो मान लेते हैं कि हमको दिए हैं, भाज्य और भाजक दिए हैं, तो निश्चित रूप से भागफल और शेषफल भी विद्यमान होंगे। इस प्रकार विद्यमान होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही बस जो हम लोग जानते थे उसी को दे दिया है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। और ये बताया है कि जो हमारा शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो क्या होगा, या तो अगर यहाँ 4 होता तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता तो 0 आ जाता। अगर 3 है यहाँ तो क्या होगा कि एक शेषफल बचेगा जो कि 2 से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा b से हमेशा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, जो शेषफल है।
तो वही इसमें जो प्रतिबंध आगे बताया है कि जो b है हमेशा r से बड़ा, और जो r है हमेशा 0 के बराबर ऐसे बार 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। तो यही है। कभी कभी हमारे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पूछ दिया जाए कि एल्गोरिथम क्या है, या कि उसमें ये भी दे देगा कि खाली स्थान में दे देगा कि एल्गोरिथम इस परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की खाली स्थान को हल करने की एक प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम मतलब एक क्रम से चरण होते हैं, है ना। जैसे अगर हम कहें कि पहले चरण में एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक चरण के माध्यम से किसी समस्या को हल किया जा सकता है एक चरण। और ये इस चरण को जो प्रक्रिया विधि प्रदान करती है वो एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। और ऐसा भी कह सकता है कि प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये प्रमेयिका है, अब ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसका उपयोग करके हम अन्य जो संबंधित कथन है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब है अगले प्रश्न, उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए हम लोगों को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए 12,576, 12,576 और 40,52 का हम लोगों को क्या करना है? 40,52 का HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है महत्तम समावर्त। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12,576 और इन दोनों में से, और छोटी वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बारह 576 और 40,52 में से 12,576 बड़ी है, तो 12,576 को जो छोटी संख्या है उससे हम लोग क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। इस विभाजन की क्रिया में हम लोग एक विधि पढ़ी थी। इस विधि में हम लोगों ने देखा था कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं उस संख्याओं में से हम लोग देखते हैं कि अगर हम भाग करेंगे तो सबसे पहले ये जो चरण हमको मिल रहे हैं, ये चरण कहाँ से मिल रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? 12,576 में सबसे पहले भाग करेंगे। अगर हम 12,576 में भाग करते हैं तो हम देखते हैं और ये पाते हैं कि अगर 12,576 में 40,52 का भाग करेंगे तो देखेंगे 40,52 का 3 बार जाएगा, यानी ये हमारा जो 40,52 है ये भाज्य का काम कर रहा है। 40,52 भाज्य का काम कर रहा है और इसका 3 बार गुणा करने पर, 3 बार गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है। और यानी ये हमारा जो है 40,52 भाजक है और जो भागफल आया है 3 आया है और शेषफल 420 आया। तो इस प्रकार से हमको एक
चरण प्राप्त हुआ है। चरण क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी अगर हम कहें कि 12,576 में 3 का भाग करने पर शेषफल 420 आया है। अब क्या होता है कि हम लोगों ने एक सतत विभाजन विधि पढ़ी थी कि अगर हमारे पास 12,576 में भाग करने पर शेषफल बच रहा है, ऐसी स्थिति में हमको तब तक माने आगे की भाग की प्रक्रिया अपनानी है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो भाग की प्रक्रिया ऐसे अपनानी है कि जो हमारा भाजक रहेगा उसको हम लोग उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम भाज्य मान लेंगे अगले चरण में। और अगले चरण में और जो शेषफल रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, भाजक। तो इस प्रकार से अगले चरण में हमको जो प्राप्त हुआ है, अगले चरण में हमको यह प्राप्त हुआ है कि 420 का 9 बार गुणा करने पर, 9 बार भाग देने पर शेषफल हमको माने 4052 में 420 का भाग करते हैं तो 9 बार गुणा होता है और शेषफल 272 आता है। यानी 9 भागफल आता है, 420 हमारा भाजक है और 4052 भाज्य है। यानी इस प्रक्रिया में जो हमारा भाजक होता है उसको भाज्य मान लेते हैं अगले प्रक्रिया के लिए। जो शेषफल होता है उसको हम लोग भाजक मान लेते हैं। यानी जो शेषफल है वो भाजक होगा और जो भाजक रहेगा वो भाज्य का काम करेगा। इसी प्रक्रिया में आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए तीसरे चरण में हम लोग चलते हैं। तो इस प्रक्रिया में तीसरे चरण में जैसे पहुंचते हैं तो जो हमारा शेषफल था उसको हम लोगों ने भाजक मान लिया और 420 जो हमारा भाजक था उसको भाज्य मानकर शेषफल 148 मिलता है। इसी प्रक्रिया को आगे दोहराते हैं तो 272 भाज्य के रूप में और शेषफल के रूप में 124। इसी प्रक्रिया में हम लास्ट में यह पाते हैं कि अगर हम ये जो हमारा 24 प्राप्त हो उसके पहले चरण में 24 को अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा भाज्य है और 4 जो है हमारा भाजक है, तो 4 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी शेषफल इस स्थिति में 0 हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है वही इन दोनों को क्या हो जाएगा, HCF हो गया है। यानी अंतिम में जो हमारा भाजक है वही इन दोनों का HCF होगा, महत्तम समापवर्त। अतः हम लिख सकते हैं 12,576 और 4052 का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगले उदाहरण में यह कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन के 1 के रूप में होता है। जब ऐसा दिया हो तो चूँकि ये अगर हम कहें तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जो धनात्मक सम पूर्णांक है 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q धन के 1 के रूप में है। यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा बन रहा है तो ये इस प्रकार मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम लोग ले लेते हैं b बराबर 2। यानी a भाजक का काम करेगा और जो b है a भाज्य का काम करेगा और b जो है भाजक का काम करेगा। b हम 2 क्यों ले रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो हमारा भाजक है वो 2 के रूप में दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग 2 ले लेंगे। अब यहाँ अगर देखते हैं कि अगर हम भाजक
2 ले लिए तो जो हमारा शेष फल होगा वो शेष फल क्या होगा, जो r होगा वो 2 से छोटा होगा, है ना, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, यानी 0 के बराबर तो ले सकते हैं, यानी r बराबर हमारा क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में, हमारा r कितना हो जाएगा, हमारा r जो है ऐसी स्थिति में r हो जाएगा 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 हमारा भाजक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि a धनात्मक पूर्णांक है और b उसका भाजक है और b बराबर हमारा 2 है, तो ऐसी स्थिति में हमारा r जो है 0 और 1 मिलेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हमने धनात्मक पूर्णांक a में मान ले लिया और b भाजक मान ले लिया है जो 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में a बराबर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे b³ धन r से। और हम लोग जानते हैं कि जो r है वो हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा अथवा 0 के बराबर तथा b से छोटा होता है, और b हम 2 ले लिए हैं तो b बराबर a बराबर 2³ धन r। r पहली बार हम लोग r क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, पहली बार हम लोग r बराबर 0 रखेंगे। किस में रखेंगे, a बराबर b³ धन a बराबर 2³ धन r में, a बराबर 2³ धन r में, ठीक है। तो r बराबर 0, तो हमारा जो a मिलेगा वो कितना मिलेगा 2³ अगर 2³ को 2 से विभाजित करेंगे तो निश्चित रूप से विभाजित होगा, यानी ये सम होगा। कैसा होगा, सम। अगर हम यहाँ नेक्स्ट टाइम क्या ले लें, हम यहाँ ले लें r बराबर 1। ऐसी स्थिति में r बराबर जब 1 लेंगे तो ऐसी स्थिति में हमको जो मिलेगा, इसमें जो मिलेगा r की जगह पर 1 रख देंगे तो धन 1 हो जाएगा, और r की जगह पर तो ये जो है अगर हम कहें कि क्या ये 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 में 1 जोड़ोगे 3, q की जगह पर 1 रख देते हैं 3 होगा, और 3 कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये विषम पूर्णांक है, तो इसको लिख सकते हैं विषम पूर्णांक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो a बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, और चूंकि इसमें 4 दिया है तो b बराबर हम लोग 4 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, a बराबर b³ धन r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, और r का मान क्या होगा 4 से छोटा है और 0 के बराबर, ठीक है। तो 0 1 2 3 तक हो सकता है, 0 1 2 और 3 ले सकते हैं। अब हम अगर इसमें b की जगह पर 4 रख दें, b की जगह पर 4 रखेंगे, b की जगह पर अगर हम लोग 4 रखें, यहाँ से देखते हैं a बराबर b³ धन r से, और अगर हम क्या करें कि a बराबर b³ यानी 4q धन r की जगह पर 0 रखेंगे तो 4q मिलेगा जो कि सम होगा। इसी प्रकार से 1 रखेंगे तो 4 1 5 विषम होगा, 2 रखेंगे तो 4 2 6 सम होगा। इसी प्रकार से 3 रखेंगे 4 3 7 ये विषम होगा। तो इस प्रकार से हमको 4q और 4q धन 2 यह एक सम मिलेगा, और जबकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक मिलेगा 4q धन 1 4q धन 3, सामान्यतः जोड़ने पर ही स्पष्ट रूप से होगा, ठीक है। अब है प्रश्न अगला है
कि प्रश्न 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। 130 बादाम की बर्फियाँ, 420 काजू की बर्फियाँ, यानी ढेरियों की समान संख्या रहे, है ना। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी की स्थान रखी जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग अगर हम कहें कि 130 बादाम की बर्फ़ी हैं तो सबसे पहले और काजू की 420 है, तो इसको हम लोग पहले व्यवस्थित करने के हिसाब से अगर सामान्यतः व्यवहार में अपनाएं तो पहले रखेंगे कि मान लो 10 रख लेते हैं, इधर काजू की, इधर बादाम की, तो इस क्रम में ऐसे रखा जा सकता है। लेकिन इसको अगर हम HCF की विधि से हल करें, 420 और उसका, ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि 420 130 में बड़ी कौन सी है? 420 और 130 में 420 बड़ी है 130 से। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या मानेंगे? इसको भाज्य मानेंगे और इसको भाजक, फिर भाग देते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब भाग करते हैं तो हमारा भाजक जो है, भाजक यहाँ देखते हैं, भाजक हमारा 130 होता है और 130 को 3 बार गुणा करेंगे तो शेषफल 420 प्राप्त करने के लिए शेषफल 30 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आगे क्रम में जो हमारा भाजक है उसको भाज्य मानते हैं। यही क्रम अपनाते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो भाजक 10 जो है 30 को विभाजित कर रहा है, जो भाजक 10 है वो 30 को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि, और उस स्थिति में शेषफल भी 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो 10 है वो दोनों का HCF है, 420 और 130 का। यानी प्रत्येक पंक्ति में अगर 10 बर्फियाँ सजाई जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो समान संख्या में है वो बर्फियाँ परात में आएंगी, है ना। और परात में ये न्यूनतम स्थान घेरेंगी, ऐसी जो स्थिति बन रही है, तो जिसमें ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में न्यूनतम स्थान घेरेंगी, है ना। तो इस प्रकार से HCF निकाल के इनको प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को। आप लोग जो भी चीज़ें समझ में ना आए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको निश्चित रूप से उससे संबंधित हल प्रदान किए जाएंगे।